विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज का यह मुकाबला जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के विमेंस टीमों के बीच में मैदान होगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का 13 जून को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से मैच होगा। लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से 4.5 घंटे का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो दोपहर को 2:30 बजे के आसपास यह मैच स्टार्ट होगा एक डे टी20 मैच के तौर पर। लेकिन फिलहाल इस ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर जब ये इस टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की विमेंस टीमों के बीच में खेला जाएगा तो जो वेदर फोरकास्ट है फिलहाल वो यही हमको बताता है कि आसमान पर बादल होंगे। और जैसे ही मैनचेस्टर के मैदान की बात आती है और उसमें अगर आप यहां पर आसमान पर बादल वाले फैक्टर को भी इंक्लूड कर दें तो तेज गेंदबाज यहां पर शुरुआत में हमेशा से गेम में आते हैं और यहां पर आसमान पर बादल हो या ना हो लेकिन पिचेस ऐसी जरूर होती हैं जो कि एक लो स्कोरिंग गेम प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 6 मैचेस में जाकर के देखें जिसमें से निश्चित तौर पर यहां पर जो 4 मैचेस है ये 24 अगस्त वाला, 6 अगस्त वाला, 11 और 17 अगस्त वाला, या जो विमेंस 100 मुकाबले खेले जाते हैं उनके हैं जो कि एक तरह का टी20 मैच ही है। और यहां पर देखेंगे तो पहली इनिंग में 117 पर 5, 122 पर 6, 95 पर 8, 111 पर 3 का स्कोर बना है। और 2026 के अंदर जो वहां पर विमेंस डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट होता है उसमें भी देखेंगे तो 162 पर 5 और 136 पर 6 का 137 पर 6 का स्कोर जो बना है वो काफी हद तक एवरेज आउट करके अगर आप निकालेंगे तो 124 और 125 के आसपास का ही स्कोर निकल करके आता है। पिछले 6 मुकाबलों में पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान और ऑन एन एवरेज 6 से 7 विकेटें भी गिरती हैं। तो विमेंस क्रिकेट के अंदर जनरली यहां पर माना जाता है एक तो काफी हद तक क्लाउडी कंडीशंस में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी तो रन बनाना उतना आसान होगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बैटिंग कंडीशंस थोड़ी सी बेटर होती चली जाएंगी और सेकंड इनिंग में बैटिंग करना यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम इजी रहता ही रहता है। और इसी वजह से इन पिछले 6 मैच में देखेंगे तो 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं जिसमें स्पिन को 34 और पेस को 31 विकेटें मिली हैं। और हमेशा से आप जानते हैं कि स्पिनर्स जनरली विमेंस क्रिकेट में डोमिनेट करती हैं और इन 34 विकेटों में से जो स्पिनर्स को मिली हैं 17-17 विकेटें दोनों इनिंग्स में, जबकि तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 14 और सेकंड इनिंग में 17 विकेटें मिली हैं। और पावर प्ले की कंडीशन अगर आप पहली इनिंग में हर मैच के अंदर देखें तो विकेटें आपको 100% निकलती हुई ना सिर्फ दिखाई पड़ी हैं बल्कि रन्स भी कम बने हैं। और ना सिर्फ इवन पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में भी शुरुआती पावर प्ले में विकेटें यहां पर गिरती हैं। तो नई गेंद का रोल यहां पर बड़ा होगा। तो ऐसी तेज गेंदबाज जो स्पेसिफिकली पावर प्ले और डेथ ओवर में मिलाकर के बॉलिंग करती हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और स्पिनर्स भी जो पूरे 4 ओवर करेंगे, टी20 फॉर्मेट है, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसी कौन सी बॉलर हैं वो हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के जल्दी से ज्वाइन जरूर करिए क्योंकि इस टेलीग्राम के चैनल पर, इस व्हाट्सएप के चैनल पर ही आज के इस मैच की जो हमारी फाइनल टीम का कॉम्बिनेशन होगा वो आपको मैं बताऊंगा कप्तान और वाइस कप्तान के ऑप्शन के साथ। लेकिन उससे भी जरूरी एक और चीज, टॉस के बाद आपको मैं पिच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, वेदर के बारे में बताऊंगा। तो जाकर के नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जो लिंक है वेदर फोरकास्ट तो वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन ताजा वेदर अपडेट्स जो होंगे टॉस के बाद, वो पिच के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी वो, और प्लस अपनी फाइनल टीम, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में। तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन करिए। फिलहाल आपके सामने है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम जिनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसमें निश्चित तौर पर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे जॉर्जिया वेयर हमें खास करके जब कंडीशंस की बात आती है उसको देखते हो तो देखना पड़ेगा कि कौन सी स्पिनर खेलेंगी, कौन सी पेसर खेलेंगी। क्योंकि फिलहाल अभी जो मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर बनती दिखाई पड़ रही है वो काफी हद तक ड्राइव करती हैं कि किस तरीके की कंडीशन में, आपको बता भी चुका हूं पिच के रिगार्डिंग। लेकिन इनके पास जो बाकी बेंच पर प्लेयर्स हैं जिसमें से तालिया मैग्रा भी हैं, निकोला कैरी भी हैं, ग्रेस हैरिस भी और एलाना किंग भी हैं, ये चारों उस लेवल के प्लेयर हैं कि इनको प्लेइंग 11 में खेलना ही चाहिए। तो इतनी स्ट्रांग ये टीम ही है कि ये बता पाना कि फाइनल लाइनअप क्या खेलेगी प्लेइंग 11 खास करके, वो भी जब किसी टूर्नामेंट का पहला मैच हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिलहाल मेरा जो अंदाजा है वो आपको मैंने बता दिया। बाकी करियर के आंकड़े आप जरूर देख लीजिएगा कि टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम क्या कर पाई है, इनके प्लेयर्स क्या एक्सपीरियंस लेकर के आती हैं, जो कि बहुत जरूरी नहीं है। चूंकि ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी मजबूत है कि इनके आप टॉप ऑर्डर के 3-4 बैटर्स उतार लीजिए, सारे बॉलर्स अपनी टीम में रख लीजिए, आपकी काफी अच्छी टीम वैसे भी बन जाती है। और उसी वजह से जब आप रीसेंट फॉर्म देखने आते हैं ना तो यहाँ पर आपको ये निकाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि किसको रखें किसको निकालें। हालांकि रीसेंट फॉर्म के हिसाब से एक बात आपको समझ में आएगी कि बेथ मूनी जो कि काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ रही हैं, फील्ड के भी रिसेंट टाइम में रन आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसके अलावा एलिस पेरी तो ऑलराउंडर ही हैं ना, अगर बल्ले से कुछ कर पाई तो बॉलिंग से आकर के आपको अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई पड़ेंगी। और ठीक उसी तरीके के प्लेयर यहाँ पर एस्ले गार्डर भी हैं। और उसके बाद आती हैं सदरलैंड जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। बैटिंग तो इनकी उतनी नहीं आती लेकिन बॉलिंग 100% मिलेगी इनको, डेथ ओवर की भी बॉलिंग ये करेंगे 100%, तो इस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और सोफी बुलन्यूज तो यहाँ पर कप्तान ही हैं
हालांकि इनके साथ एक समस्या है कि ये बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे आप ये बिल्कुल बता नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो लास्ट के 3 मैचों तो बॉलिंग करी है, 4 विकेटें भी निकाली है, लेकिन बीच में देखेंगे तो 2 मैच बॉलिंग नहीं भी करी है। तो इस टीम के अंदर सबसे रिस्की बॉलर कोई अगर है जिसको अपनी टीम में आप इंक्लूड करें तो वो है सोफी मोलोन्यूक्स ही। हालांकि इनके साथ एक और रिस्क वाला फैक्टर इंक्लूड हो जाता है क्योंकि ये टीम की कप्तान है, टॉप ऑर्डर पर भी ये बैटिंग कर लेती हैं, तो कई बार अपने आप को प्रमोट भी कर लेती हैं। तो ये एक ऐसी ट्रम्प प्लेयर हैं जिनको अगर आप लेकर के जाएं तो बुरी तरह से हार भी सकते हैं, बुरी तरह से जीत भी सकते हैं, अच्छी तरह से जीत सकते हैं एक्चुअली। लेकिन उसके अलावा मेगन सूट और किम गार्थ को मैं उस लेवल पर रखता हूं कि जो कि अगर आज के मैच में इनको अगर आप लेकर के नहीं जाते तो एक बड़ी गलती आप बेसिकली करेंगे। दोनों का फॉर्म आप यहां पर देख ही सकते हैं। और उसके अलावा लूसी हैमिल्टन एक दूसरी ट्रम्प होंगी, ये भी पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जिनको सिर्फ कहना ही नहीं है तेज गेंदबाज हैं, इनके पास एक्चुअल में पेस भी है। हालांकि उसी वजह से कई बार बहुत ज्यादा रन्स भी दे जाती है, लेकिन साथ ही साथ शुरुआत में अगर हेल्प रहेगी तेज गेंदबाजों के लिए तो ये अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मेगन सूट और किम गार्थ तो कहीं से टीम ने हमारी जाती नहीं बाहर, लेकिन उसी में सदरलैंड, गार्डनर और एलिस पेरी भी सीधे हमारी टीम में आती हैं। और उसके अलावा रिसेंट फॉर्म के हिसाब से तो बेथ मूनी और फीब लिचफील्ड भी दिखाई पड़ती है। हालांकि फीब लिचफील्ड को लेकर के जाएं या जॉर्जिया वॉल को लेकर के जाएं या कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर अपनी टीम में रख लें, ये समझना जरूरी है। क्योंकि आगे बढ़ते हुए अगर आप फीब लिचफील्ड के बारे में थोड़ा सा और डीप डाइव जाएं तो इनके नंबर्स अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच केवल 22 ही रन हैं। और इसी वजह से यहाँ पर मैं काफी हद तक सोच रहा था कि पहली इनिंग की बैटिंग में तो शायद इनको मैं ट्राई ना करूं, लेकिन निश्चित तौर पर वो चीज तभी तय हो पाएगी जब हम टॉस के बाद की कंडीशंस देख लेंगे। तो आप या तो जॉर्जिया वॉल या तो फीब लिचफील्ड, दोनों में से किसी भी एक को लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को लेके जाने की कोशिश करेंगे, सेफ्टी की बात करूं तो फीब लिचफील्ड ज्यादा सेफ ऑप्शन है, जॉर्जिया वॉल थोड़े से रिस्की हैं, और बाकी जो नाम आपको मैंने दिए वो 100% सेफ हैं। हालांकि हेड टू हेड के आंकड़े भी आपके सामने, इससे भी आप काफी हद तक चीजें समझ सकते हैं। जिसमें एलिस पेरी के आंकड़े भी अगर आप देखें ना तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही खराब हैं, 9 मैच में 127 रन और केवल 6 ही विकेटें हैं। और इवन जॉर्जिया वेयरहैम के आंकड़े, वैसे भी मैंने जॉर्जिया वेयरहैम को उस तरह से रेट किया नहीं कि इनको अपनी टीम में लेकर के जाऊं। बेंच पर जो प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर्स आप जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद वेन्यू के नंबर्स देखें तो इस ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर यहाँ पर मेगन सूट के एक मैच पर 3 विकेट है, किम गार्थ के लेकिन 4 मैच में 2 ही विकेट है। बेंच पर से एलाना किंग यहाँ पर काफी कमाल कर चुकी हैं। यहीं पर जॉर्जिया वेयरहैम के भी 2 मैच में 4 विकेट हैं, जैसे कि आपने पिच रिपोर्ट में देखा भी था कि स्पिनर्स का रोल यहाँ पर दोनों इनिंग्स में होता है। और उसके अलावा जो बैटिंग लाइनअप है उसमें बेथ मूनी के आंकड़े थोड़े कमजोर दिखाई पड़ते हैं। जॉर्जिया वाल यहीं पर 2 मैच में 19 रन है, फीब लिचफील्ड यहाँ पर थोड़ा सा बेटर खेल पाई है, एलिस पेरी की एक मैच में 55 रन है। यहाँ पर एस्ले गार्डनर के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद प्लेयर बैटल की बात करें तो बेथ मूनी एक ऐसे प्लेयर रहे जो कि मारियान कप पर 248 गेंद पर 271 रन बना करके 5 बार आउट हो चुकी हैं। हालांकि वो नंबर्स बहुत अच्छे बेथ मूनी के ही हैं। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 50 के ऊपर का बैटिंग एवरेज बनेगा, लेकिन मारियान कप इनको आउट करती रही हैं, ये एक फैक्टर यहाँ से निकल करके आता है। बाकी नडाइन डी क्लर्क भी इनको 70 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। तो ये डोमिनेशन है, सीयर डोमिनेशन जिसको आप कहते हैं बेथ मूनी का सामने की साउथ अफ्रीकन बॉलिंग के खिलाफ। और बाकी फीब लिचफील्ड भी क्लोइट रेयन पर 2 बार केवल 25 रन बना करके और सबनीम इस्माइल पर एक बार 42 रन बना करके आउट हो चुके हैं। वैसे भी स्पिन खेलने के मामले में थोड़ा सा इनका हाथ ढीला ही होता है। और बाकी इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर जो आते हैं एलिस पेरी, सबनीम इस्माइल पर ये 4 बार आउट हो चुके हैं, हालांकि 122 रन भी बनाए हैं। और ठीक उसी तरह से मारियान कप पर भी 3 बार आउट हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो 132 रन भी बनाए। तो उसको आप कमजोरी नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो डेटा है वो चाहिए होता है लोगों को, तो आपके सामने है। बाकी एस्ले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहैम का भी प्लेयर बैटल का डेटा आप देख सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा कमजोर जॉर्जिया वेयरहैम पड़ते हैं, बहुत नीचे बैटिंग करनी आती है तो मैटर करता भी नहीं। लेकिन बाकी बैटर अगर आप देखें तो लगभग सारे ही बैटर जो हैं उसमें से अगर आप हटा दें फीब लिचफील्ड को स्पिनर के खिलाफ, क्लोइट रॉन के खिलाफ, तो डोमिनेट ही करती हैं साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को। और वो साउथ अफ्रीकन टीम आज के इस मैच में कैसी देखने को मिल सकती है, उसका प्लेइंग 11 आप यहाँ पर प्रोबेबल जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जिसमें एनरिक डक्सन खेलेंगी, या अगर आप बेंच पर अभी जाकर के देखेंगे तो कुछ और भी ऑप्शन हैं वो खेलेंगी, वो भी समझना जरूरी है। बाकी नडाइन डी क्लर्क तो खेलेंगे ही, नानकोले को मलाबा है, सबनीम इस्माइल जो संन्यास लेने के बाद वापस आई हैं, और साथ ही साथ अया बोंगा खाका मेरे हिसाब से खेलते दिखाई पड़ेंगी। और उसके बाद जो बेंच पर ऑप्शंस हैं, जैसे मैं कह रहा था कि एनरिक डक्सन खेलेंगी या बेंच पर से कोई एक ऑप्शन है वो खेलेंगी, उसमें से वो नाम है डैन वान नाइकर्क, जो कि एक अच्छी प्लेयर है, राइट हैंडेड बैटर है, लेग स्पिन बॉलिंग कभी कभार करती हैं, ये खेल सकते हैं। बाकी कायला रेनेके इनके पास एक बहुत अच्छे फिनिशर हैं, जो कि राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं, इनका काफी अच्छा रोल हो सकता है आज के इस मैच में, ये खेल सकती हैं। और बाकी 2 और प्लेयर्स हैं बेंच पर। और उसके अलावा करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के आपने देखा था, वैसे ही वीडियो को यहीं पर रोकिए और ध्यान से देख लीजिए सारे करियर के आंकड़े जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के, जिसमें आपको ने कहा ना कि कायला रेनेके एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। 13 मैच 183 रन है, 36 का
एवरेज है, 12 विकेटें भी हैं। तो बल्ले और गेंद दोनों से रोल प्ले करती है और एक हार्ड हिटर है। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप यहाँ पर देखें तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि रिसेंट टाइम में लॉरा वुल्फहार्ट ने अच्छे खासे रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए, और इवन सून लूज का फॉर्म भी आपको काफी बेहतर दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन फॉर्म की ही जब बात करते हैं तो तजमीन ब्रिट्स जो कि रिसेंट टाइम में बैटिंग ऑर्डर में काफी ऊपर नीचे हुई हैं, वो उतनी बेहतर कंसिस्टेंट आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं। और उसके बाद आते हैं मारियान काप, जिनके नंबर्स रिसेंट फॉर्म के बहुत अच्छे दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये उस लेवल के प्लेयर हैं कि इनको आप फॉर्म से जज नहीं कर सकते। जैसी यहाँ पर कंडीशन हैं और प्लस है जिस लेवल के प्लेयर हैं, इनको ड्रॉप करना एक निश्चित तौर पर काफी रिस्की ऑप्शन, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, काफी रिस्की ऑप्शन यहाँ पर होगा। बाकी एनरिक डक्सन ये भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन कितना बॉलिंग करेंगे, कहां पर बैटिंग करेंगे, ये कहा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से इनसे बेहतर और सेफ ऑप्शन की तरफ अगर आप जाएं तो वह है क्लोई ट्रेयन और नडाइन डी क्लर्क। ये दोनों की दोनों ना सिर्फ अपने बॉलिंग में पूरे हाथ दिखाते दिखाई पड़ेंगी, नडाइन डी क्लर्क तो आपको डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी, और दोनों उस लेवल की बैटर हैं कि फंसे हुए मैचेस में भी उस तरह की पारी खेल जाएंगी कि हारे हुए मैच को भी अपनी टीम को ये जिता दें। तो मैच विनर्स हैं बेसिकली। बाकी नान कुले को मलाबा एक ऐसे स्पिनर इस टीम के अंदर हैं जिनको बिना किसी दिक्कत के सीधे अपनी टीम में आप लेकर के जा सकते हैं। फॉर्म वैसे भी इनका अच्छा है। और बाकी सबनिम इस्माइल हैं, आया बोंगा खाका हैं, इनको मैं सजेस्ट तो आपको पहले ही इनिंग की बॉलिंग के लिए करूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा जो सजेशन था वो आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और ओवरऑल जहां से ये एक रिजल्ट निकल करके आता है कि ये 6 बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको बिना किसी दिक्कत के आप टीम में लेके तो जा सकते हैं रीसेंट फॉर्म के हिसाब से, लेकिन इसमें देखना बाकी का डेटा भी जरूरी है, क्योंकि सब कुछ रीसेंट फॉर्म ही होता नहीं। क्योंकि सून लूज के आंकड़े अगर आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के खिलाफ देखें तो बहुत ही ज्यादा खराब है। उसमें तजबीन के आंकड़े अच्छे हैं, लॉरा वुल्फहार्ट के आंकड़े अच्छे हैं, मारियान काप भी ठीक ही ठाक खेल पाई है, यानी कि उतने बेहतर आंकड़े तो नहीं कि इनको कप्तान आप बना दें। और बाकी क्लोई ट्रेयन के भी नंबर्स अगर आप देखें ना तो बहुत ही ज्यादा बिलो द एवरेज हैं। और उसके बाद नडाइन डी क्लर्क के आंकड़े फिर भी ठीक हैं। बाकी नानकुले को मलाबा के 7 मैच केवल 6 विकेटें हैं। सबनिम इस्माइल ने बढ़िया काम किया है स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी पहली इनिंग की बॉलिंग में। और उसके बाद आया बोंगा खाका के भी नंबर्स बहुत ही ज्यादा एवरेज हैं, इसी वजह से इनको मैं पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए सजेस्ट कर भी रहा था। और इस मैदान की जब बात आती है तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहा, जहाँ पर सबनिम इस्माइल को 2 मैच में एक भी विकेट नहीं मिला है, यहीं पर डैन वाट आइकर के भी 1 मैच बिना खाता खोले आउट हो गई हैं। बाकी भी खिलाड़ियों के आंकड़े देखें तो मारियान काप और लॉरा वुल्फहार्ट तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बाकी किसी का वो नंबर नहीं है कि उसके दम पर आप उसको टीम में लेकर के जाएं। तो मेरा अपना जो फाइनल सजेशन होगा कि अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तब तो लॉरा वुल्फहार्ट को आप ट्राई करिए, पहली इनिंग की बैटिंग में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मारियान काप हो गई, क्लोई ट्रेयन, हालांकि नंबर्स इनके अच्छे नहीं हैं, तो अगर सेकंड इनिंग की ध्यान रखिएगा, चूंकि स्पिन बॉलिंग भी करेंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, तो इनको मैं 100% कहूंगा कि जरूर लेकर के जाइए। नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप नंबर्स पर जा रहे हैं तो आप क्लोई ट्रेयन की जगह पर चाहे तो तजमीन ब्रिट्स के साथ भी जा सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को ट्राई करिएगा। मेरा सजेशन आपको मैं बता रहा हूं जो फिलहाल वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसमें नडाइन डी क्लर्क तो हम कतई ड्रॉप नहीं कर सकते, और साथ ही साथ यहाँ पर नानकुले को मलावा भी 100% हमारी टीम में होंगी। और उसी में अगर पहली इनिंग की बॉलिंग तो सबनिम इस्माइल और आया बोंगा खाका में से सबनिम इस्माइल भी एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए रहेंगी जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब डिपेंड इस पर भी करेगा कि अपने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, कितने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखा है, तो उस तरह से रोटेशन करके अपनी टीम आप बना सकते हैं। तो ये तो था वेन्यू का नंबर। और उसके बाद ये है आपके सामने प्लेयर बैटल, जिसमें आप देखेंगे कि लॉरा वुल्फहार्ट एलिस पेरी पर 3 बार 73 रन बना करके आउट हुई हैं, मेगन स्टोट पर 2 बार 93 रन बना करके आउट हुई हैं। ये दोनों को ही ठीक ठाक डोमिनेट इन्होंने किया है, जिसमें एलिस पेरी ने एक्चुअली आप कहेंगे कि इनको डोमिनेट किया है। सून लूज की बात करें तो इनके आंकड़े खराब ही है जिसके खिलाफ खेली हैं। तजमीन ब्रिट्स के भी आंकड़े देखें तो दोनों के खिलाफ, चाहे वो जॉर्जिया वेयरहम हो चाहे सदरलैंड हो, खराबी आपको दिखाई पड़ेंगे। बाकी मारियान काप, क्लोई ट्रेयन और नडाइन डी क्लर्क के भी आंकड़े प्लेयर बैटल के अगर आप देखें तो जिनके भी नंबर्स यहाँ पर नोट डाउन है, नंबर्स उनके खिलाफ इन सभी बैटर्स के प्रॉपर्ली उतने अच्छे आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं। तो काफ़ी हद तक ये कंक्लूजन तो निकलता है कि साउथ अफ्रीकन बॉलिंग ने कभी ज़्यादा डोमिनेट नहीं किया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ने अच्छा खासा डोमिनेट किया है साउथ अफ्रीकन बैटिंग को। तो उस हिसाब से एक कंक्लूजन बनता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ही फेवरेट रहेगी जिस तरह की वो टीम है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, और प्लस जो वेदर फोरकास्ट है उसमें पिच रिपोर्ट कैसा होगा टॉस के बाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है वहीं पर गेम बदल जाए अगर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करनी पड़ जाए, तो वो देखना काफी जरूरी होगा। तो फाइनल पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट और अपनी फाइनल टीम वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक है इसी वीडियो के, और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर होता है कंप्लीट। चलते हैं, नमस्कार।